start by a brief introduction. So Amit is the founder of Power Within, and today we have a live session on how to make notes and actually how to make effective notes. So Amit, would you like to add something to the introduction? बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने के लिए, और अब मेरे ख्याल से आवाज ठीक आ रही है। हाँ, साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन तो मतलब बस इतना ही है कि पावर विदिन के साथ काम करते करते काफी टाइम हो गया है। मतलब बहुत सारे साल ऐसे हो गए हैं जब चीजें शुरू करी थी, एंड अब तो काफी मतलब डिफरेंट तरीके की जगह पे हैं हम लोग। तो काफी अच्छा लगता है ये देखते हुए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है साइकोलॉजी में गाइड करने के लिए, और हम लोग तो और कोशिश करते रहते हैं कि इस तरीके की इफेक्टिवनेस हमें भी मिले और बाकियों को भी उतने अच्छे से मिलती रहे। साथ ही साथ में आप सही कह रही थी कि आज के सेशन में हम लोग इफेक्टिव नोट्स मेकिंग की बातचीत करेंगे, और ये एक ऐसा कंसर्न है। थैंक यू सो मच, आपने वेबसाइट चेक करी है जी, थैंक यू। ये एक ऐसा कंसर्न है नोट्स मेकिंग का जो काफी बार इतना बड़ा मार्कर बन सकता है एक एग्जाम में कि एग्जाम आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। इतना बड़ा मार्कर बन जाता है काफी बार में, क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास बल्क में मटेरियल होता है। हम ज्यादा कभी ऐसा नहीं होता है कि हम केवल एक किताब इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 2 मिनिमम किताबें या 2 स्टडी मटेरियल तो हम लोग रेफर करते ही करते हैं। अगर हम एक भी कोई स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हैं वो भी बहुत बल्कि होता है। ऐसे में शुरुआत में तो इजी रहता है किताब से शुरू करना या स्टडी मटेरियल से शुरू करना, लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते जब आपके एग्जाम से कुछ 7 दिन बचे हुए हैं, जब एग्जाम से 2 हफ्ते बचे हुए हैं या एग्जाम से 3 दिन बचे हुए हैं, ऐसे टाइम पे हाउ टू रिवाइज क्विकली। वो जो बल्कि किताब थी जो आपने शुरू कर दी, चाहे वो 400 पेज की थी चाहे वो 200 पेज की थी, अब वो 7 दिनों में, 3 दिनों में, 2 हफ्ते में सब कुछ कैसे रिवाइज करेंगे आप। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू मेक द नोट्स इफेक्टिवली। सो थैंक यू सो मच रक्षिता इनवाइट करने के लिए इस चीज पे। ओके, सो आई वाज टेलिंग देम क्योंकि सेशन आज नोट मेकिंग पे है तो हम सेशन को भी नोट मेकिंग की तरह करेंगे। एक 2-3 घंटे के सेशन को हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज नोट मेकिंग? वी हैव हर्ड दिस टर्म सो मच, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? जी रक्षिता, नोट्स मेकिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को जो हम पढ़ रहे हो, चाहे वो छोटा मटेरियल हो चाहे वो बड़ा मटेरियल हो, हम उसे इस तरीके से या ऐसे पॉइंट्स में लिखें जहां पे वो क्रिस्प रह सके, जहां पे वो आपको याद रह सके, और जो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में आप उसको याद कर रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस आप उसका जिंदा रख सके, लेकिन क्रिस्प टू द पॉइंट में। फॉर एग्जाम्पल, आपको सामान लाना होता है दुकान से या घर का सामान लेके आना होता है, तो आपको घर पे याद रहता है। जब मम्मी आपको कहती है ना कि अच्छा हल्दी लानी है, चीनी लानी है, ये लानी है, वो लानी है, XYZ, आप बिना लिखे जब भी जाएंगे कोई ना कोई एक चीज तो आप जरूर भूल के आएंगे। ऐसे ही नोट्स मेकिंग में क्या रहता है कि जो लिस्ट हमें मिलती है एक्टिवली पढ़ाई के साथ में, या कोई आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, तो वो लिस्ट एज इट इज हमें याद रहे पूरा का पूरा। तो इसके लिए हम लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप तरीका हमारे पास कोई होना चाहिए जिससे हम पूरी लिस्ट याद कर सके। दिस स्टेप बाय स्टेप तरीका इज नोट्स मेकिंग, क्रिस्प, शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव जो हो सके। जी। So we have done our first question. So next question is that पढ़ाई तो हम सब करते ही हैं, 2-2, 3-3 बुक्स काफी बार पढ़ते हैं। जब पूरे साल किसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, पर अगर हम उसके नोट्स बना रहे हैं तो वो एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले हमें कितना हेल्प करेगा अगर नोट्स हमने प्रिपेयर कर रखे हैं किसी चीज के बहुत अच्छे से। सो हाउ इम्पोर्टेंट नोट मेकिंग इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स मेकिंग इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है रक्षिता, क्योंकि
एग्जाम में हम लोग ना तो कोई ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं जो हम वहां पे खड़े होके याद भी कर सके कि अच्छा मम्मी ने क्या एक्स्ट्रा चीज बोली थी। एग्जाम का जो दिन होता है उस दिन चाहे अनचाहे तरीके से हम लोगों को एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। काफी बार बाय चांस ऐसा भी हो जाता है कि जाते जाते हम लोग किसी दूसरे सेंटर पे चले गए। काफी बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी सही सेंटर पे भी हैं तो हम दो चार लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें एकदम से लगने लगता है कि शायद मुझे भी पढ़ना चाहिए। या फिर बाई चांस हम लोग कोई पढ़ रहा था, नजर लगी और हमने कोई ऐसी चीज देख ली जो हमने पढ़ी नहीं थी। या फिर बहुत सारा मटेरियल है और हम लोग दिमाग में उसको बस याद कर रहे हैं कि अच्छा उसका क्या था, ये क्या था, अच्छे से ओके, और कुछ मान लो बाई चांस याद नहीं आया। वो एक ऐसा टाइम है एग्जाम वाले दिन का जिस दिन आप हल्का सा ऐसा कुछ हुआ और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपका विश्वास उठने लग जाता है। जैसे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या हुआ था, या शायद कोई मतलब मैं एक बार किताब में देख लेती हूँ। अब जब एक बहुत मोटी किताब होगी और जब आप उसमें ढूंढोगे और गलती से भी अगर आप इतनी मोटी किताब में ढूंढने लग गए तो समझिए कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो था वो अब मेंटेन हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे कितने क्विकली आप कोई चीज कर सकते हैं। सो ऐसे में द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग इज हाई फॉर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। चाहे 10 में से आपने 8 यूनिट ही क्यों ना करी हो, पर वो 8 यूनिट अगर आपने लास्ट डे तक रिवाइज कर ली किसी भी तरह से, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट अप रहेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप वो रिवाइज नहीं कर पाए और मान लो सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया। सो इसलिए नोट्स मेकिंग ज्यादा जरूरी होती है ताकि हम उस दिन हम लोग इफेक्टिवली स्ट्रेस फ्री रह सके, एंजाइटी फ्री रह सके और कॉन्फिडेंट रह सके अपने कॉन्सेप्ट्स में। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए नोट्स मेकिंग। एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट कि जब मैं अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रही थी तो यूट्यूब पे हम ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं कि अच्छे से कैसे पढ़ें। तो नोट मेकिंग के ऊपर देयर वाज अ वीडियो, उसमें ये बताया था कि आपके हाथ की भी कुछ मेमोरी होती है। हाँ, तो जब आप कुछ रीड कर रहे होते हैं तो उसको जब आप लिखते हैं देन यू लर्न इट बेटर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें कहते हैं ना कि जैसे अभी जो लोग यहाँ पे परसेप्शन वाले होंगे वो जानते होंगे कि हैप्टिक मेमोरी का या टच का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी हम कोई भी एक चीज करते रहते हैं पढ़ते हुए, जैसे कुछ लोग एंजाइटी के लिए बहुत बार आपने देखा होगा पेन घुमाते हैं जब भी वो कुछ जब भी आप कहीं पे अपने आप को एंकर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक प्लेन है और प्लेन से आप जंप करना चाहते हैं। अब जब तक आप अगर बिना एंकर करे जंप नहीं करेंगे ताकि गिरने से बच सके, या फिर बिना पैराशूट के अगर आप जंप करेंगे, तो ये जो जैसे आप बता रहे थे हैप्टिक मेमोरी होता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एंकर पॉइंट्स बन जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि हैंड रिटन नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी पूरी की पूरी बॉडी को आपके कॉन्सेप्ट्स याद हो जाते हैं आप जितना ज्यादा उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। मार्शल आर्ट्स, बाइसिकल सीखना, ये कैसे सीखते हैं हम लोग? साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बार 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 करने से। तो अगर उसे सबकॉन्शियसली हम चाहते हैं कि वो हमें याद रहे, चाहे हमारे फिंगर टिप्स पे वो चीज याद रहे, जैसे 1 2 3 भूल गए गलती से 5 याद आ जाएगा। तो ये सारी की सारी, जैसे मैं कल, आपने बहुत अच्छा दिखाया, मैं कल एक अपना काफी पुराना कार्टून देख रहा था, अवतार द लेजेंड ऑफ एंग करके है, काफी पुराना आता है निकलोडियन पे। तो मैं बार बार मैं जो मेन विलन था उसका नाम भूल रहा था बार बार, लेकिन मुझे ये याद था कि फायर लॉर्ड है शुरू में। तो मैं बार बार यही बोलता रहा, फायर लॉर्ड फायर लॉर्ड फायर लॉर्ड, और फिर मेरे को पूरा याद आया कि फायर लॉर्ड ओजाई उसका नाम है। तो काफी बार क्या होता है कि इस तरीके से शुरुआती जो शब्द होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट पड़ जाते हैं हमारी चीजों को याद करने में। तभी तो जब कोई सवाल हमें याद नहीं आता है, हम बार बार उसको देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, बोलते रहते हैं अपने आप से, क्यों? ये सोचते हुए कि कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस ट्रिगर हो जाए,
शायद जिसकी वजह से मुझे कोई रिलेटेड चीज याद आ जाए। तो इसलिए भी नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि हमें इस तरीके के गैप्स फिल करने की स्पेस मिल सके। जी। Okay. So, Amit, can you show some sample of good notes which you have made, or बिल्कुल। something like that, so जी it जी can जी। be easy for our audience to understand? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी चीज के लिए अपने कुछ नोट्स लेके आया था जो मैंने शुरुआत में बनाए थे। That would सो be great. हाँ, मैं वैसे तो लगभग नोट्स मेकिंग एक इस तरीके की चीज है जो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट इसलिए भी कर पाता हूँ कि आई एम नॉट समबडी जो इस तरीके के होते हैं ना व्यक्ति जो जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, इच्छा से पढ़ने वाले। ऐसा होता है ना कि मेरा मन करे कि मैं कल 5 बजे से लेकर 7 बजे पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं एकदम से पढ़ने बैठ जाऊं इस तरीके से। लेकिन अगर मेरा मन है कि मान लो मैं 5 बजे 6 बजे पढ़ना चाहता हूं और मुझे पता है मैं अगर किताब लेके बैठ गया पढ़ने तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ऐसे टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट चीज जो हो सकती है वो हो सकती है कि कोई भी किताब खोलो, एक खाली कॉपी लो और जो जो दिख रहा है उसको लिखना शुरू कर दो। जो जो दिख रहा है आपको रियलाइज होगा मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट आधा घंटा आप रेजिस्ट करोगे, उसके बाद में आप किताब से ही पढ़ने लग जाओगे। तो मेरा नोट्स मेकिंग का तरीका कुछ वैसा भी रहा है। तो मैं जी हाँ, तो मैं एक ये चीज आपको दिखाना चाह रहा था कि मेरे जैसे ये मेरे मैं मतलब क्या करता था कि जो मेरे बैचलर्स के एग्जाम्स हुआ करते थे, तो बैचलर्स के एग्जाम में जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हुआ करते थे तो उसको पढ़ने के लिए मैं बहुत ज्यादा नोट्स बनाया करता था। मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बनाने लगता था। ऐसे में मैं ये पूरी की पूरी इस तरीके की एक नोटबुक ले रखी थी और ये पूरी मैंने जैसे ये मेरा यूनिट 1 था बैचलर्स का, तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था। अब देखो ये कितने बड़े नोट्स हैं, ये मैं इस तरीके से बनाता था कि काइंड ऑफ अब देखो ये एकता इतनी बड़ी है अगर देखा जाए, इतना ज्यादा बड़ा ब्रीफ में कुछ नहीं है इसके अंदर, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल्ड है, सब कुछ बड़ा बड़ा। अब इसमें क्या है, इसमें और मेरे एग्जाम प्रिपरेशन में क्या फर्क है? इसके अंदर में एक छोटी सी चीज जो मैं लिख रहा था वो बेसिकली लिख रहा था सांख्या सिस्टम्स के बारे में। तो ये इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम से था। अब क्या है कि यहाँ पे मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो मेरे बैचलर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स थे। तो उसके लिए इतने बड़े के 5 या 6 पेजेस हैं एक कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए, ताकि उस समय पे मैं 15 मार्क्स के सवाल का जवाब दे पाऊं। लेकिन मैं जो मेरा एंट्रेंस एग्जाम है मैं उसमें 15 मार्क्स के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं वहां पे सिर्फ एक सवाल होगा, या तो मुझे उसका जवाब आएगा या उसका जवाब नहीं आएगा। अब इसमें और दूसरे वाले एग्जाम में क्या फर्क होना चाहिए? तो दूसरे वाले एग्जाम में इतना फर्क होना चाहिए, जैसे मैं एक सैंपल दिखा रहा हूं आपको। ये एक बहुत ही छोटा सा पेपर है जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिर्फ एक एक लाइन में सारे लिखे हुए हैं, देखिए। फिर दूसरे के दूसरे शुरू हो गए। तो जैसे इसके अंदर मैंने एफेजिया लिखा हुआ है कि एफेजिया बेसिकली हमारी जो एबिलिटी है लैंग्वेज की वो अगर खत्म हो जाए उसकी, तो इस तरीके से बहुत सारे बुलिमिया। उसके बाद मैंने बार्नम इफेक्ट और सब कुछ अल्फाबेटिकली डाला हुआ है। और ये वो है जिसके अंदर बहुत सारे तो ऑप्शंस आते ही आते हैं। काफी बार ऐसा होता है ना कि सिलेबस में कुछ चीजें मेंशन नहीं होती है पर उसके बावजूद कुछ चीजें आ जाती हैं, तो वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे बेसिकली मिल जाती है। तो इस तरीके से ये, और ऐसा ही कुछ एक और पेज है, कुछ लगभग ये 7-8 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। और कोई अगर ये नोट्स एक्सेस करना चाहता है, मेरे वाले जो नोट्स हैं, तो उनका जो टाइप्ड स्टेट है वो आपको मिल जाएगा। हमारी जो वेबसाइट है powerwithineducation.com, उस पे आप जाइए और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, मतलब फ्री रिसोर्सेज के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको बहुत सारे नोट्स के, मेरे वाले और मेरे कुछ और जानने वाले लोगों के, उनके नोट्स के आपको टाइप्ड फॉर्म मिल जाएंगे। बेसिकली एमफिल वाले अपलोड हो चुके हैं, नेट वाले कुछ टाइम में अपलोड हो जाएंगे।
तो जैसे ये मेमोरी और फॉरगेटिंग का है, ये मेरे नेट जेआरएफ के नोट्स हैं। तो इन्हीं नोट्स से मैंने नेट जेआरएफ का मतलब नेट का एग्जाम क्लियर किया था इन जुलाई 2018, और उसी टाइम मैंने इन्हीं नोट्स की मदद से इसमें कुछ क्वालिटेटिव का कंटेंट और मिला के मैंने अपना पीएचडी के एंट्रेंस का एग्जाम भी क्लियर करा था। तो अब सवाल ये है कि जब मैं 2 एग्जाम ऐसे प्रिपेयर कर रहा था जिनका सिलेबस लगभग 60% डिफरेंट है, तो इस 60% डिफरेंट सिलेबस को कवर करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज केवल और केवल मेरे नोट्स ही काम आए। तो नोट्स आपके इतने अगर इफेक्टिव हों तो वो गैप भी कवर कर जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ, मेरा लर्निंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम दिसंबर 2017 में एग्जाम दिया था नेट का, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद तो खैर 4-5 बार क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था मेरा। और उस टाइम पे क्या दिक्कत हुई, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे को हमेशा दिक्कत देता था। जैसे उस पे कभी भी सवाल आ जाए तो मेरे को हमेशा दिक्कत होती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ लगभग दिसंबर 2017 की बात। तो बहुत लोग होते हैं जो जैसे जो आपका शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट होता है ना लर्निंग के अंदर, तो लर्निंग के अंदर शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट ऐसा एक पार्ट था जो मुझे बहुत दिक्कत देता था कि भाई ये फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो इंटरवल क्या होता है, रेशियो शेड्यूल क्या होता है। तो ये हमेशा मेरे को बहुत चैलेंज देता था और इस पे सवाल आया करते थे। तो मैंने क्या किया कि इस पे कई किताबें ली और उन किताबों को मिला के मैंने नोट्स बना दिए। अब वो नोट्स जो बनाए तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आए कि मैंने शेड्यूल वाले को प्रॉपरली यहाँ पे लिखा, पीछे किया, और इस तरीके से मैंने हर बेसिक उसको इतने छोटे स्टेप में लिख दिया कि इवेंचुअली वो मेरे को समझ आ गया। तो काफी बार नोट्स मेकिंग आपके सबसे डिफिकल्ट और सबसे चैलेंजिंग टॉपिक्स को भी इजी बनाने के लिए किया जाता है। तो मैंने क्या किया कि जब मैं शेड्यूल्स ऑफ एग्जांपल देना चाहता हूँ, शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट का मैंने बनाया, तो मैंने कई किताबें इस्तेमाल करी। अरिहंत की किताब यूज करी। अरिहंत के साथ में मैं उस समय पे और क्या पढ़ रहा था, कापलान की मैं पढ़ रहा था। कापलान के साथ साथ मैं गूगल से काफी सारे आर्टिकल्स, वेरीफाइड आर्टिकल्स यूज कर रहा था। और गूगल से वेरीफाइड आर्टिकल्स भी मेरे को बहुत सही चीज लगती है, जो हमारे वेल पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं। तो मैंने कई सारे कुछ लगभग 6-7 रिसोर्सेज लिए जस्ट ऑन शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट। और मुझे रियलाइज हुआ कि किताबों में बहुत अच्छे से दिया ही नहीं हुआ शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट, बहुत ही पेचीदा तरीके से लिख देते हैं। सो मैंने पूरा का पूरा स्क्रैच से उस शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट किताबों में मार्क करना शुरू कर दिया। जैसे कोई किताब से मैंने पढ़ा, मान लो एक्स किताब से पढ़ा और मैंने शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट देख लिया, तो उसका एक पैराग्राफ मार्क करा और उस एक पैराग्राफ पे मैंने, जैसे मैं एक सैंपल के तौर पे जैसे ये कुछ इस तरीके की छोटी छोटी स्टिकी वो आती हैं, आप इसे मतलब हाँ स्टिकी नोट्स आते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे पिन कर सकते हैं, देखिए रेफरेंसिंग के लिए। तो मैं इस तरीके के छोटे छोटे, सिर्फ उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए कॉन्सेप्ट्स थे और जो मुझे दिक्कत हो रही थी पर एग्जाम में आ रहे थे। तो मैं क्या करता था, बस इसको वहां पे पेस्ट कर दिया, ऐसे कई 3-4 हाँ ये वाले। तो इस तरीके के कई सोर्सेज आप जब पढ़ रहे हो, क्योंकि हो सकता है शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट आपको 4 दिन में समझना है, 5 दिन में समझना है, 1 हफ्ते में समझना है, तो क्या वही चैप्टर, वही यूनिट, वही कंटेंट आप तब तक खोले रखेंगे? तो आपको याद कैसे रहे? तो ऐसे में ये रेफरेंसिंग वाले चीजें, ये फ्लैग्स जो अर्चना कह रही हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे में जब मुझे दोबारा दिक्कत लगती थी तो मैं वापस इन पे आता था। जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तब मैंने कुछ गूगल की मदद ली और सबकी मदद ली और मैंने कंपाइल कर दिए ये वाले नोट्स ऑन शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट, और ये मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गए। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी नोट्स मेकिंग में। और सैंपल में मैं आपको, जैसे बायोलॉजिकल बेसिस एक ऐसा है जिसके अंदर हमें बहुत स्ट्रक्चरली चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो जैसे बायोलॉजिकल बेसिस के लिए देखो मैंने पूरे के पूरे चार्ट्स इस तरीके से आप लोगों के लिए, देखिए
तो ताकि मुझे आसानी से चीजें टर्म्स याद रहें। और उस टाइम पे इतने इफेक्टिवली मेरे को टर्म्स और चीजें याद थी, वो जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट्स थे मेरे, जैसे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इज वन थिंग विच आई डोंट लाइक टू टीच। एंड ऐसे में अब देखिए ये जो इफेक्टिवली जब मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे, ऑल्दो थोड़ा फट रहा है, और ये स्टेप बाय स्टेप मेरे लिए बहुत ईजी रहा पूरा का पूरा चीज। तो ऐसे में ये भी तरीके होते हैं नोट्स मेकिंग के कि मैं अलग अलग कलर्स भी यूज करता था, अगर आप देख रहे हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड, प्लस अंडरलाइनिंग, इन तीनों के बाद भी। तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग मेरे को क्या करती थी, मेरे को बार बार मुझ पे भरोसा दिलाती थी। देखिए ये सारी की सारी चीजें, जैसे लिम्बिक सिस्टम है हमारा, तो लिम्बिक सिस्टम याद करने के लिए जैसे आप कह रही थी ना फिंगर टिप्स पे, तो मैं फिंगर टिप्स पे ऐसे हाथ ओ बनाता था, HATHO, हाथ ओ। तो ऐसे करते हुए तो उससे मैंने पूरा का पूरा याद किया हुआ था कि हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ये सारी चीजें। तो अब जैसे थैलेमस का है, तो थैलेमस के एग्जाम्पल में मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, उसको रिले सिस्टम कहते हैं। देन उनके बारे में छोटी छोटी चीजें डैश करके लिखी हुई हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 सिमेट्रिकल लार्ज न्यूक्लियाई। थैलेमस मीन्स ब्राइडल चेम्बर, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, सिर्फ नीचे रेड में दे दिया, और वो अगर खराब हो जाए तो उससे क्या नुकसान होगा वो एक नीचे वाली लाइन में दे दिया। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको, अब जैसे ये वाला देखिए, जो हमारा बंटवारा यहाँ पे हो गया है, तो देखिए इस तरीके से मैंने और डिटेल में इस तरीके से मैंने बना रखा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो 2 पेज में या 3 पेज में हो सकती है, वो मेरे को आधे पेज में मिल रही है और कंपैरेटिव फॉर्म में मिल रही है कि एक से दूसरे में। जैसे मैंने यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के बारे में, तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे रेट्रिकल फॉर्मेशन को हम लोग जब इस तरीके से देखते हैं कि भाई अराउजल के लिए यूज होता है, अटेंशन के लिए यूज होता है, तो ऐसे में वहीं पे मैंने ए करके लिखा हुआ था ताकि मुझे ए से याद रहे। तो मुझे जब भी मैं रेट्रिकुलर फॉर्मेशन देखता था तो मेरे को ए याद आता था, एंड देन मैं एब्रिविएशंस की तरफ आता था कि अच्छा ए मेंट दिस। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और जैसे और सैंपल की तरह मैं आपको रिसर्च वाले दिखा सकता हूँ, क्योंकि रिसर्च एक चैलेंजिंग एरिया सभी का रहता है। हाँ, दूसरा चीज उस टाइम पे क्योंकि सीबीएसई एग्जाम कराता था तो कुछ काफी सारे सवाल जो थे वो कॉमन रहते थे। जैसे कि इस तरीके के सवाल आते थे कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जाती थी काफी बार कि ये वाली किसने दी है। तो मैंने काफी पॉपुलर लोगों की कुछ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखी और वो याद किया कि कौन सी क्या डेफिनेशन होगी। तो ये इसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तो मैंने पेपर 1 का, हाँ, जैसे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का था, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने पुराने पेपर्स लिए और जब मैं पुराने पेपर सॉल्व कर रहा था तो जो जो मेरे गलत हुए सवाल, उन गलत सवालों का, जैसे पहले वाले के गलत सवाल में था इवेंट सैम्पलिंग, मेरा गलत हुआ तो मुझे ये पीएचडी का पेपर है, इवेंट सैम्पलिंग का जो सवाल आया था उस समय पे। ये पीएचडी 2016 का पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मैंने वो सॉल्व किया था क्योंकि मेरा पहले पीएचडी का एग्जाम था, बाद में नेट का एग्जाम था, एज फार एज जितना मुझे सही याद आ रहा है। तो ऐसे में ये देखिए मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ था अपना एक एग्जाम्पल के तौर पे। जो सवाल मेरा गलत हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसमें क्या सही आंसर था, इवेंट सैम्पलिंग। अब मेरे को उस समय पे इवेंट सैम्पलिंग पता नहीं था कि क्या होता है, तो मैंने इवेंट सैम्पलिंग बस लिख के छोड़ दिया। तो जो जो मेरे को पता चलते रहे उसके आगे मैं लिखता गया, जो नहीं पता चलते गए उनको नाम देता गया, और आगे जाके मैंने फिर वो पूरा का पूरा सॉल्व भी किया है कि भाई किसका क्या है कंटेंट। जैसे ये रहा, फिर यहाँ पे मैंने वो पीएचडी 2016 के डिटेल्ड आंसर्स भी लिखे हैं जिसकी मुझे जरूरत थी कॉन्सेप्चुअली। तो जैसे इप्सेटिव स्कोरिंग हो गया, ये सारी चीजें। तो देखिए जो मेरे उधर गलत हुए थे सवाल, वो सारे सवाल गलतों के मैंने यहाँ पे डिटेल्ड में आंसर भी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये आपको जानना पड़ेगा कि ये कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ये नोट्स देखने के बाद कि दिस इज एक्स्ट्रा मेहनत, कि शायद ये वाली मेहनत करने से एग्जाम क्लियर होता है, ऐसा नहीं है। दिस इज दी नॉर्मल मेहनत। आप मान लीजिए आप 100 तरीके के उस समय पे मान लीजिए आप पेपर कर रहे हैं, आपने मान लो 100 पेपर सॉल्व करे हैं, तो
100 पेपर में मान लो आपके 100 सवाल थे और मान लो टोटल आपके 1000 सवालों में से कुछ मान लो आपके 200 सवाल गलत थे। तो ये जो 200 सवाल गलत थे ये कैसे याद रहेंगे आपको? क्योंकि शुरुआत में तो आप एक एक पेपर बहुत डिटेल में करते हो, लास्ट में जाके हम डिटेल करना छोड़ देते हैं। हम बस क्विकली 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बस ऐसे ही करने लगते हैं। ये गलत होगा, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। फिर हम लोग काफी बार क्या सोचते हैं, मेरे इतने गलत हो गए, इतने गलत हो गए। यहाँ तो गलत होना बनता है आपका, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस अरीना है। एग्जाम से पहले जब आपके एमसीक्यू 100 सवाल कर रहे हो, 90 गलत है, दैट इज अ गुड थिंग। नाउ यू हैव 90 मोर टर्म्स टू लर्न। जब आप अपना पेपर चेक करेंगे या नई टर्म्स रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न, दैट इज हाउ यू विल लेट योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन क्रैकिंग योर एग्जाम्स। तो ये मैं इसीलिए आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाह रहा था कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और देखिए मेरे जितने भी नोट्स हैं ये बल्क में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे के सारे, इतने से ज्यादा नहीं है, एंड दिस कवर्स ऑल द 10 यूनिट्स। देखो अगर मैं मिला दूं तो इससे ज्यादा नहीं है, एंड दिस इज ऑल द 10 यूनिट्स कवरिंग एवरी टॉपिक। तो लर्निंग का कितना बड़ा टॉपिक होता है ये देखिए, बस बेसिक सा इतना। उस समय तो लर्निंग पूरा एक यूनिट हुआ करता था। तो बस हाँ, एक रिसर्च कुछ हैं जो थोड़े मोटे बने, जैसे रिसर्च का बना, पर्सनैलिटी का बना, तो उनको स्पेस दो। जैसे रिसर्च का मेरा काफी हैवी है रिलेटिवली, तो इसलिए आप लोग इतना छोटा कर लीजिए कि मैंने उस समय पे देखिए क्या किया था। एक रजिस्टर था मेरे पास, रजिस्टर का पेज फाड़ा, उसको फिर कैंची से काटा एक जैसा करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको कंसिस्टेंट बनाएंगी। हम लोग सोचते हैं कि इससे बढ़िया मैं वो वाले पेपर ले आऊं, खाली वाले जो उस पे लिख लूं, पर जब आप पेपर फाड़ेंगे, पेपर काटेंगे, ये आपकी प्रिपरेशन में आपको कनेक्ट करेगा उस चीज से। सोचिए, फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक व्यक्ति है जिसके मतलब एक औरत है जिसके पास बच्चा 9 महीने पेट में रहा, फिर उसने उस बच्चे को पाला। और एक है जिसने उसको पेट में नहीं रखा पर पाला, एक है जिसने ना पेट में रखा ना पाला। अब आप सोचिए कि कौन ज्यादा कनेक्ट करेगा, कौन ज्यादा कंसर्न्ड होगा बच्चे के लिए रिलेटिवली ऐसी सिचुएशन में। रखा है और हाँ, जिसने पाला भी है, जिसने रखा भी है। तो ऐसे में आपको हर चीज को पालने और रखने की जरूरत है। ये आपके नोट्स ऐसे नहीं हो सकते कटे फिटे। अदरवाइज जब भी आप अपने कटे फिटे नोट्स देखोगे तो आपको अपनी मेहनत में कटी फटी चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप बनानी है अपने कंटेंट के साथ में। द मोमेंट यू लूज दैट रिलेशनशिप, द मोमेंट यू थिंक दैट कि ये अजीब सा चैप्टर है, अजीब सा कंटेंट है, वो अजीब हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है नोट्स मेकिंग, ताकि जो अजीब अजीब चीजें हैं ना, कि मान लो आपको कोई टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और जब आप उसको पढ़ रही हो तो आपके बाकी टॉपिक खराब हो रहे हैं क्योंकि आपका एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो शुरुआत में उस टॉपिक को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप मतलब अलग कर दो, ताकि आपके दिमाग के किसी हिस्से में वो रहे पर इतना एक्टिवली अवेयर हिस्सा ना हो। तो नोट्स हेल्प टू डू दैट, टू सेपरेट द वेस्ट फ्रॉम द यूजेबल वाली चीज। Correct. Okay. So we learned how to make notes and how to take care of the important points, and also that it is very important to build a relationship with your notes first. बिल्कुल बिल्कुल। Then you can understand and learn them better. So I would like to come to the last question, Amit, that when we have a long time to prepare for an exam, तब तो we can study the book also, we can make the notes also, we can access to the Google also and a number of resources. जी। But for example, we have a very less time to prepare for an exam. तो तब कैसे हम नोट मेकिंग को इस्तेमाल करके बेटर कर सके उस एग्जाम में, या फिर क्या स्ट्रैटेजी उस टाइम पे रहनी चाहिए when we have less time and we have a lot to do? बिल्कुल। ये रक्षिता मतलब काफी अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ये चीज सोचते हैं कि कम समय बना है, नोट्स कैसे बनाए। बहुत बार जब बच्चों का कॉल आता है तो कहते हैं कि सर आप इस समय पे नोट्स बनाने को कह रहे हैं, कैसे नोट्स बनाए, इतना कम टाइम बचा है। तो मैं बहुत बार कहता हूँ अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, अगर नोट्स बनाने वाली चीज एक नई टेंशन ऐड कर रही है तो मत करिए।
एग्जाम प्रिपरेशन में जो भी चीज एक्स्ट्रा टेंशन ऐड कर रही है, स्किप इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दोज थिंग्स जो आपका स्ट्रेस कम ऐड करे। 5 दिन बचे हैं, पर नोट्स बनाने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप बनाइए। 5 दिन बचे हैं, नोट्स बनाने से अगर टेंशन मिलेगी कि इससे बढ़िया तो मैं किताब से पढ़ लूंगी, अगर मैं नोट्स बनाने लगी तो एक चैप्टर भी खत्म नहीं होगा, कम से कम किताब से 3-4 चैप्टर तो पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे केस में आप, अगर टेंशन दे रहा है तो नोट्स मत बनाइए, अगर टेंशन नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, मोरल बूस्ट कर रहा है, तो फिर नोट्स बनाइए। सो ऐसे में जब हम पे कम समय रहता है तो ये बहुत जरूरी आकलन करना होता है कि कितना कम समय है और हम कितने गड्ढे में हैं, ये भी बहुत जरूरी है जानना। केवल कम समय होना काफी नहीं है, पर कितना हम गड्ढे में। मान लो हमने 10 यूनिट्स है हमारी नेट जेआरएफ की फॉर एग्जांपल, और 5-7 दिन बाद एग्जाम है आपका, और 10 की 10 यूनिट्स आपको ये भी नहीं पता सिलेबस क्या है। तो ऐसे में तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा समय अगर प्रार्थना करते हुए गुजारें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 7 दिन बचे हैं। अब इसमें अगर आपको सिलेबस और कुछ भी चीज नहीं पता है, ना पैटर्न का पता है, ना एग्जाम का पता है, बस ये पता है 7 दिन बाद कोई एग्जाम है साइकोलॉजी का, तो ऐसे में ज्यादा अच्छा है कि आप फिर रिलैक्स रहें। ये मेरा सजेशन है। अगर मान लो आपको 7 दिन बचे हैं और आपको सिलेबस पता है, अवेयर हो, पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है, क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप पता है कि भाई सिलेबस किस तरीके का है, या फिर मान लीजिए आपको ये पता है कि भाई इसमें से मैं 4-5 यूनिट जो हैं वो तो मेरे को कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, देन इट्स अ गुड थिंग। अब आप यहाँ पे एनालाइज करो। अब 2 चीजें हैं, या तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको और स्ट्रॉन्ग करें, दूसरा चीज जो स्ट्रेंथ नहीं है, जो आपने पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ें। तो ऐसे में सबसे बढ़िया रहेगा कि आप थोड़ा सा जितना आपको आता है, जो जो चीजें और जो नहीं आती, एक ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बना लो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लो, जो तुम्हें ठीक लगे। जितनी भी चीजें तुम्हें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल पहली 4 यूनिट मान लो तुम्हें आती है, उन 4 यूनिट्स के तो करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ज्यादा नहीं, पिछले 1 या 2। तो अगर मान लो इस तरीके के हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लोग क्या करते हैं, पिछले 10-20 साल के प्रीवियस ईयर उठा लेंगे, वो एक अलग झंझट हो जाता है। देखो जितना कर लो उतना अच्छा, पर स्मार्टली करने का मतलब है कि आप, एनटीए जो है उसने दिसंबर 2019 में पेपर बनाया था पहला, तो ज्यादा से ज्यादा आप जुलाई 2018 तक का पेपर सॉल्व कर लो अगर करना ही है। तो ये वाले पेपर सॉल्व कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा उस वाले टॉपिक में से जो आपको आता था कि आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है। 5 दिन की इफेक्टिव प्रैक्टिस का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो आप वो वाली चीज आप ध्यान रखिए कि भाई जो जो चीजें आपको स्लाइटली आती थी उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जो जो टॉपिक आपको फोकस में दिखे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये एक स्पेस हो गया। तो आपको दिन ऐसे बांटना पड़ेगा, जो आता है और जो नहीं आता। उसके बाद जो नहीं आता पर आपको लगता है आप इजीली कर सकते हैं, उसको उठाइए। उसके बाद में इस तरीके से आप चीजें करते जाइए। अब पहले क्या होता था, काफी एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे मास्टर्स के हो गए, पीएचडी के हो गए, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को अगर एनालाइज करेंगे कि भाई ज्यादा सवाल इन यूनिट से आए हैं, तो वहां पे 90 to 100% ऐसा ही रहता है हर बार। लेकिन नेट का एग्जाम के साथ अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो मान लो किसी यूनिट में पिछले 2 बारी में 2-2 सवाल आ रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले वाले अटेम्प्ट में 10 सवाल आ जाएं उसमें से। तो ऐसे में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आधा दिन देके आप ये देख लीजिए कि किस ईयर में किस यूनिट में से कितने सवाल आए थे, क्योंकि लास्ट के 5 दिन है तो रिस्क भी हाई रखना पड़ेगा। जिस यूनिट में से ज्यादा आपके सवाल आ रहे हों उस यूनिट को पहले अप्रोच कर लो, और जिस यूनिट में से कम सवाल आ रहे हों उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। क्योंकि ये 5 या 7 दिन का जो समय है, इसमें ये तो बहुत पक्की बात है कि आप किसी भी तरीके से प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। वेल, इट्स नॉट फॉर यंग ऑडियंसेस एनीमोर। सो ऐसे केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी हम सभी के लिए कि
हम लोग वो यूनिट जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हो, हम लोगों को इजी लग रही हो, वो पहले शुरू करें हम, और ऐसी सोर्स से करें जहां पे वो क्रिस्प हो। जैसे अरिहंत से अगर आप उठाते हो, तो अरिहंत के साथ मेरे को एक जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है वो है कि वो मान के चलता है कि बेसिक्स आपके क्लियर है। अरिहंत की जो किताब है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आप एडवांस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिलेटिवली टफ, बहुत टफ लैंग्वेज होती नहीं है वैसे अरिहंत की, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपको काफी बार लास्ट मोमेंट में ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे आते ही नहीं, ये सब मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट होता है, ये वो ऐसा फील करा सकती है किताबें। कॉम्पिटिटिव किताबों की एक खास बात होती है कि वो कॉम्प्लिकेट कर सकती है आपके थॉट प्रोसेस को लास्ट मोमेंट्स में। ऐसे में बेस्ट है वो किताबें उठाओ जिनसे आप एक्सपोज्ड हो। मान लो सिसरेली है, मॉर्गन एंड किंग है, कापलान है, कुछ भी है, लास्ट के 10-7 दिन अगर आपके पास है, वो जिनसे आप मान लीजिए कंफर्टेबल है जिन किताबों से, केवल उन किताबों से वो टॉपिक करिए, चाहे उसमें 10 पेज ज्यादा क्यों ना हो, तो वो आपको कभी भी परेशानी नहीं देगा, वो शायद आप 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। तो ये कुछ चीजें हैं। प्लस लास्ट के 7 दिनों में कहानियों में नहीं खोना है। काफी बार ऐसा होता है ना, हम एक कोई टॉपिक पढ़ते रहते हैं और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग खो गए कहीं पे। 7 दिन है तो आपको खोना नहीं है। इसके लिए जब आप किसी यूनिट को, मटेरियल को पढ़ रहे हैं और कहीं पे भी कहानी दे रहे हैं, स्किप इट, क्विकली करना है आपको सारी चीजें। तो जैसे ऐसा होता है ना कि एक मूवी 2 घंटे की है, तो आप 2 घंटे नहीं दे सकते, लेकिन मूवी के बारे में पूछा जाना है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो। फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे तो शायद डायलॉग सारे सुनाई ना दे, पर पिक्चर तो समझ आ जाएगी कम से कम कि क्या चल रहा है, घटा क्या, कौन हीरो था, कौन विलन था, इतना समझ आ जाता है हमें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं नोट्स के साथ में, अगर मान लीजिए कम समय है। अगर ज्यादा समय है तो जैसा अब 7 दिन से जितने दिन बढ़ते जाएं उतने ही आप रिलैक्स्ड होते जाएं। मैं तो ये मानता हूं कि चाहे हम 2 महीने पहले पढ़ रहे हो, चाहे 3 महीने पहले पढ़ रहे हो, हमेशा प्रिपेयर एज इफ कि 7 दिन ही बचे हैं। उससे क्या होगा, आप क्रिस्पली कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएंगे। देन जब आपने ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया, देन रिलैक्स होके फिर शुरू से शुरू करिए, स्क्रैच से। ये आपको बूस्ट देगा, आपको कनेक्ट करेगा एग्जाम से, टॉपिक से, इंपॉर्टेंट कंटेंट से। आप अवेयर रहोगे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जब आप पढ़ेंगे उनसे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिससे आपको खुद को ये बताना होता है कि आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। बहुत लोग होते हैं कि बहुत इफेक्टिवली तैयारी नहीं करते हैं, पर वो खुद से ये बात कहते रहते हैं कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम, आई विल क्रैक दिस एग्जाम, पर रात को सोते हुए शाम के टाइम थोड़ा मन में एकदम से लगता है कि कैसे होगा। तो उसने जो इतनी बार मेहनत करी थी खुद को बोलने की कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम, पर शाम को जो 1-2 बार डर आ जाता है कि कैसे होगा, तो वो डर जो है वो ओवर पावर कर लेगा वो सारी बार, जितनी भी बार आपने खुद से वो पॉजिटिवली चीजें कही थी। पॉजिटिवली चीजें सबसे स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगी अगर देयर इज अ बेस टू इट। बेस क्या होगा, अगर आपको खुद दिखेगा कि आप मेहनत भी कर रहे हो और फिर आप खुद से कह रहे हो कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम, तो अंदर से एक ये कहता है कि आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। यू नो, there was this thing that I used to do in my class 10th, that I shall, I will, I must, I can. I can, sorry, I can, I shall, I will। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं 3 चीजें ऐसी थी जो मैं बहुत स्ट्रांगली खुद से एग्जाम्स के, क्योंकि एग्जाम से ऐसी चीजें होती है जो हमें मतलब भरोसा दिलाता है कि अगर कहीं पे मतलब हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो यहाँ पे है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया है कि खुद को ग्राउंड करें, एंकर करें। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, मैं कितनी जगहों पे ऐसा हुआ करता था, मैं ये चीज लिखता रहता था, आई कैन, आई शैल, आई विल। तो जब आप खुद से ये बात कहते हैं ना बस हल्के मन से, आई कैन, आई शैल, आई विल, देन आई कैन, आई शैल, आई विल, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको अंदर से, जैसे हम लोग असेंबली में स्कूल की इतनी बार गए हैं कि जब इस तरीके के गाने आते थे ना, कि जब हम लोग वहां पे जो
असेंबली में कुछ छोटी छोटी होती थी कि हम होंगे कामयाब, हम हों, तो इस तरीके की चीजें जब होती थी ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये कुछ विजुअलाइज भी कराती थी आपको। जहां जहां पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं जिस चीज को, समझ लीजिए कि वो चीज आपने अपना ली। तो ऐसे में ये पुरानी चीजों पे जाना बहुत सही रहता है। मान लो आप बोर हो रहे हो नोट्स मेकिंग के दौरान में, थक गए, पुरानी मूवीज लगा लो जो आप देखते थे, जो ऐसी मूवीज जो 100 बार आप देख सकते हो, उनकी एक लिस्ट बना के रख लो। मैं एग्जाम्स के टाइम में पुलिस एकेडमी करके एक हॉलीवुड सीरीज है, रॉकी की सीरीज है, प्लस गोविंदा की मूवीज है इतनी सारी, तो मैं ये सारी मूवीज की लिस्ट बना के रख लिया करता था और एक एक करके लगा दिया रहता था, क्योंकि मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड और मम्मी पापा ज्यादा आसपास रूम में रहते नहीं थे, तो मुझे अकेले पूरे दिन रहना पड़ता था। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज अपने आप को एंगेज करने के लिए इज टू इफेक्टिवली नो योर सेल्फ। तो ये एक चीज है जो आप एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। तो इजी कॉमेडी कंटेंट रखिए। अब मान लो आप हॉरर मूवीज देख रहे हो ऐसे टाइम पे, न्यू मूवीज, एक्शन थ्रिलर्स, न्यू मूवीज, तो वो न्यू मूवीज रजिस्टर करने के लिए भी स्पेस चाहिए। अब पेज तो एक ही है खाली, अब इसमें इतना पेज, तो वो पिक्चर की स्टोरी लाइन आ गई, बचा इतना, फिर पिक्चर की स्टोरी लाइन आ गई, इतना टाइम वो एंगेज रहने में उस चीज में लगेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मूवी। लास्ट के मोमेंट्स में आपके 7 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू रजिस्टर ऑन योर माइंड। लास्ट के 7-10 दिनों में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, गानों की लिस्ट बना के रखो, अच्छे गानों की। कोई हॉबी इस तरीके की हो जो जहां पे आप कम से कम लोगों के साथ एंगेज हो सको। प्लस जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे दूर रहो। सोशल डिस्टेंसिंग एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे वाला चाहे उसने प्रिपेयर किया हो या नहीं किया हो, कैन कॉज यू पैनिक। सो मेरी तरफ से मैं यही बातें आपको कहना चाहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोट्स, टू मेक नोट्स, एंड अलग अलग कलर्स यूज करना नोट्स मेकिंग में। कोई सेपरेट कहीं पे कुछ हो जिसको आप, जैसे मैंने मास्टर्स के लिए वहां पे पूरा रजिस्टर रखे हुए हैं 2, तो वो जो 2 रजिस्टर थे वो पूरे के पूरे मैंने फिल करे हुए हैं, छोटे छोटे पतले रजिस्टर्स हैं, जब मैं मास्टर्स के लिए पढ़ता था। वो चीजें मुझे याद रहती थी, मैं काफी बार कॉन्सेप्चुअली भूल जाऊं, तो इसलिए नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, रक्षिता। Okay. So we had talked about some topics today, that what exactly are notes and how important is it to make notes, and what are the important things that we should keep in mind जब हम notes prepare कर रहे हैं। And lastly हमने बात करी कि जब हमारे पास बहुत कम दिन है for exams, तो तब notes prepare करना better है या फिर book से पढ़ना better है, या फिर क्या हमें strategies अपनानी चाहिए। And last में अमित ने आपको कुछ tips and tricks दिए जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, like watch movies which you can watch 100 times. So these were some things, and it's been around 47 minutes, and आपके कुछ questions है तो आप पूछ सकते हैं। We have 5-7 minutes. बिल्कुल। Please go ahead, you can ask. There was a question that जो याद किया है वो, मतलब जो पढ़ा है वो याद कैसे रहे। देखिए, कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि जो पढ़ा है वो याद कैसे रहे। बस कुछ चीजें हैं जिससे हम कोशिश कर सकते हैं। क्या है वो चीजें? वो चीजें हैं, या तो आप अगर मान लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको ये भी बताना भूल गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना नोट्स के बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स के साथ में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट, नो दिस, वेदर यू आर समबडी हु कैन मेक नोट्स, और कैन से ज्यादा हु वांट टू मेक नोट्स, एंड देयर इज समबडी हु डोंट वांट टू मेक नोट्स। तो ऐसे में इफ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स, देन अगर कोई मोटी किताब है, मान लो इतनी मोटी किताब है जो आपको पढ़नी है, तो आपको फिर ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि कम से कम 2 या 3 बार आप इस पूरी किताब को पढ़ पाए। और आपको ये फ्लैग्स और ये जो साइड में मैं आपको दिखा रहा था, इस तरीके के जो आपके हाइलाइटर, मार्कर इस तरीके के आते हैं, इन मार्कर्स को यूज करें सिमिलर टॉपिक्स के लिए। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको किसी एक कलर से मार्क करते जाए पेजेस पे, जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट का है पर आप भूल रहे हैं बार बार, उसको दूसरे कलर से मार्क करते जाए।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड आई गेस आपका सवाल रक्षिता, मैं माफी चाहूंगा, क्या था? सवाल ये था कि जो हमने पढ़ा है उसको याद कैसे रखें। हाँ, तो जो पढ़ा है उसको याद कैसे रखें, इसकी बस कोशिश हम कर सकते हैं। कोशिश ये करी जा सकती है कि या तो आप नोट्स बना ले छोटे छोटे, या फिर आप इस तरीके के फ्लैग्स, जो बातें मैं अभी बता रहा था, ये सारी की सारी चीजें कर ले। और अगर मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो आप एक प्राइमरी स्टडी मटेरियल को हमेशा दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक स्टडी मटेरियल प्राइमरी स्टडी मटेरियल का मतलब हो गया वो जो आप खत्म करेंगे ही करेंगे 100%, और 100% उसको खत्म करेंगे। ऐसा नहीं कि उसका एक चैप्टर छोड़ दिया, 2 चैप्टर छोड़ दिया, उसको आप पूरा फिनिश करेंगे और टाइम से पहले। और एक होता है सेकेंडरी मटेरियल, जिसको आप यूज करेंगे प्राइमरी मटेरियल को खत्म करने के लिए। मान लो चैप्टर 1 आपको नहीं समझ आ रहा आपके प्राइमरी मटेरियल से, तो कहीं और से वो चैप्टर 1 पढ़े, फिर आप चैप्टर 1 को टिक कर दें कि मुझे समझ आ गया। तो ऐसे में ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। या तो कम नोट्स हो, अगर कम नोट्स नहीं बना सकते, देन मोटी किताब को बार बार एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ें, वो तभी रजिस्टर होगा। एक बार पढ़ के आप छोड़ दें तो रजिस्टर नहीं होगा, पर एक बार पढ़ के आप नोट्स बना ले और नोट्स को बार बार पढ़ें तो वो हो जाएगा। आपके ऊपर है, और ये आपको जानना है कि आपको कैसे बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है। Okay. So दो similar questions हैं. They are asking some tips for preparation of masters. जी, मास्टर्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छा, आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं शालिनी, एंड आप एमए साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं। सबसे बढ़िया चीज जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, 2-3 चीजें हैं। आपको सबसे पहले तो कंटेंट से एक्सपोज होना है। ठीक है, कितनी साधारण सी चीज है। आप छोड़ दो कि मास्टर्स का एग्जाम है, सोचो आप अपने ही देश में रहती हो और आप विदेश चली गई, मान लो, तो वहां पे जाके क्या करेंगी आप? सबसे पहले आप पूछताछ करती हैं, आपको जहां जाना है आपको पता नहीं होता, आप देखती हैं कि यहाँ तो कहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या भाषा क्या बोल रहे हैं लोग, मुझे जो आता है। फिर आप किसी ऐसे को ढूंढते हो जो वो भाषा बोल रहा हो, या आपको या उसको समझ में आ जाए। देन जब आप आराम से घर पे पहुंच के रेस्ट करती हैं, उसके बाद आप बाहर घूमने निकल जाती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कि मैं देखती हूँ यहाँ पे ऐसा क्या क्या है। 2 या 4 दिन आप रहने लगती हैं और आप एकदम से वहां पे ऐसे हो जाती है जैसे मैं तो यहाँ की मालकिन हूँ, और आप बिल्कुल हर चीज जान जाती है। कोई आपको फोन भी करेगा तो आप बताने लग जाएंगे, मैं यहाँ गई थी, इस जगह गई थी, ऐसे ऐसे, ये था वो था। ऐसे ही आप अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर करते हैं। मास्टर्स साइकोलॉजी आपके लिए अननोन टेरिटरी है, उसका एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि वो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगी आप? बेहतर है कि कोई अगर एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो सेम आपको बता सके, जो सेम चीज से गया हो। तो हम लोगों ने YouTube पे एक वीडियो करी हुई है, परसुइंग साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है तो आप वो थोड़ा सा एक बार देखिए। लिंक अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आपको लिंक दे देंगे, उसको आप सर्च करिए, उस वीडियो को देखिए, उससे आपको अंदाजा मिलेगा। ऐसे में दूसरी चीज क्या कर सकती हैं आप, कि अब आपको स्टडी मटेरियल ऐसा ढूंढना है जो आपको बेहतर तरीके से आराम दिला सके। तो ऐसे में मैं आपको 2 या 3 चीजें गाइड करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की किताब से पढ़ना शुरू करें, जो जितना जितना समझ आ रहा है, क्योंकि आपको ये तो पता चले कि आखिर ये है क्या जगह। तो 11वीं 12वीं ही वो कंटेंट है और ये सारा कंटेंट यूज में आएगा आपके। तो आप एनसीईआरटी यूज करिए 11th और 12th की। उसके बाद में आप जीआरई कापलान की किताब है वो ले लीजिए। जीआरई कापलान अगर आप नहीं लेना चाहती है तो हम लोगों पे सॉफ्ट कॉपी है, हम उसका लिंक आपको दे देंगे। तो वो सॉफ्ट कॉपी से आपके जितने भी टॉपिक्स है वो कवर कर लीजिए। और तीसरी जो आप चीज कर सकती हैं वो कर सकती हैं कि आप सिसरेली की किताब ले सकती हैं। हमारे डीयू में ज्यादातर सिसरेली की किताब यूज करी जाती है बच्चों को रेफर करने के लिए। मतलब जो ज्यादातर टीचर्स से आप पूछेंगे कि क्या किताब मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो आपको सिसरेली रेकमेंड करेंगे। तो आप सिसरेली की किताब ले लीजिए, इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी की। और आप ये 3 रिसोर्स मटेरियल, एनसीईआरटी की 11th 12th की किताब, जीआरई कापलान की किताब, एंड तीसरा आपका सिसरेली, इन 3 किताबों को ले लीजिए और इन 3 किताबों से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
अब आपके ऊपर है आप कैसे करना चाह रही हो, कैसे सीक्वेंस में लाना चाह रही हो। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एनसीईआरटी की 11th-12th खत्म कर लें। आई होप टाइम हो आपके पास। तो एनसीईआरटी 11th और 12th की खत्म करो ताकि पता चले कंटेंट क्या है। उसके बाद में आप जीआरई कापलान की किताब लें और सिसरेली लें और इनको आजू बाजू पढ़े चैप्टर वाइज। जो चैप्टर सिसरेली से पढ़ रही हो वो फिर जीआरई से पढ़ो, या जीआरई से पहले पढ़ रही हो तो फिर सिसरेली से पढ़ो, और ऐसे करके आप चैप्टर वाइज सब कुछ खत्म करती जाए। केवल यही एकमात्र तरीका है आपका एग्जाम क्रैक करने का कि आप इस चीज को एटलीस्ट मिनिमम 2 बार रिपीट कर सके इस प्रोसेस को। और अगर आप बहुत स्ट्रांगली, अब देखो दूसरी चीज ये आती है शालिनी जी कि आप नोट्स बना ले, पर पहले में आपको यही नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। अब आप एक किताब के नोट्स दूसरी किताब नहीं बना सकते, पता चले कितनी मोटी किताब बना ली आपने सिसरेली से भी बड़ी नोट्स बनाते हुए। तो ऐसे में आप फर्स्ट टाइम गो थ्रू करिए पूरे कंटेंट से, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए डीयू के, पिछले 3, 4, 5 साल जितने के भी आपको मिले, या फिर हमारी वेबसाइट पे powerwithineducation.com पे मॉक टेस्ट के अंदर एमए एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डीयू जीएमआई काफी के मिल जाएंगे, पर आप डीयू वालों पे फोकस करो और देखो कि क्या क्या आपको इस तरीके का कंटेंट लग रहा है विच इज मीनिंगफुल, मतलब सबको सॉल्व करो। जब एक बार पढ़ लिया है आपने सब कुछ, तो अब सीधे जाके पेपर सॉल्व करो। स्टार्ट फ्रॉम पुराना टू न्यू। अगर आप न्यू टू पुराना जाओगे उससे बढ़िया है स्टार्ट फ्रॉम, ये कुछ चीजों के मेरे पास बहुत ज्यादा आंसर नहीं है ऐसा क्यों, पर आपको ज्यादा बेहतर है कि आप पुराने से नए पे शुरू करें। एक कारण ये हो सकता है कि लास्ट में आते आते जब आपकी पकड़ बनेगी तो तब आप लेटेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को ज्यादा ठीक लगता है विचार, रादर देन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं तो फर्स्ट पेपर लें। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करिए, देन जब आपका कुछ 1-2 पेपर आप सॉल्व कर ले, देन आप सेकेंड टाइम उसको रिपीट करें। हार्ड कोर मेहनत के अलावा देयर इज नो अदर वे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट के पास टू क्रैक द एग्जाम। दूसरा जो मेरे को लगता है, नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स प्रिपेयर मोर रिग्रेसली देन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आपके पास काफी अच्छा रहेगा कि आपको कंटेंट फैसिनेटिंग भी लगेगा। आप जब पढ़ रही होंगी तो आप उसको एडवेंचर की तरह ले रही होंगी, आई कैन एश्योर यू दैट, क्योंकि हमारा कंटेंट है उस तरीके का। यू विल लव इट व्हेन यू रीड इट, सो व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन, तो वो आपको मजा भी दिलाएगा और आपके एग्जाम में प्रिपरेशन भी कराएगा। बट देयर इज नो अदर वे कि अगर आप पहले आपको किताब पढ़नी पड़ेगी 2-3 बार कम से कम, 2 बार कम से कम, जितनी बार ज्यादा उतनी बार अच्छा, और कम से कम 2 बार सेम पेपर को एटलीस्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से था, और ये साइकोलॉजी वालों के लिए भी अप्लाई हो सकता है। शालिनी, आई होप यू गॉट योर आंसर। सो अब टाइम भी हो चुका है, सो आई वुड लाइक टू थैंक अमित फॉर taking this session. We had some lovely feedbacks and thank you so much everyone. थोड़ा डिले भी हो गया था, उसके लिए we are really sorry. And आप सब रहे इतनी देर तक, thank you so much for joining this session and we'll be soon. मैं रक्षिता बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप काइंडली इस वाले सेशन को थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि नोट्स मेकिंग एक काफी बड़ा कंसर्न है बच्चों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल पे एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो एटलीस्ट वो लोग जिनको सेम दिक्कत हो रही है उनको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भी अपनी तरफ से शेयर करेंगे, बट आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद बेहतर तरीके से वहां पहुंच पाए जो हमारे लिए अननोन है।